दूं तो उन्होंने मुझे वहाँ का दायित्व दिया गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति का। तो मैंने अपने विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य भी यही लिखा है, विद्या जीवनाय ना तो जीविकाए, विद्या। नमस्कार दोस्तों, आज आप हमारे साथ जो शख्सियत देख रहे हैं वो वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा, इसमें वीसी हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के। दोस्तों, इनसे बात करने का एक विशेष कारण है, ये नेत्र चिकित्सक हैं, MBBS और MD हैं और इन्होंने लाखों की ज़िंदगी में रोशनी दी है क्योंकि ये आँखों से संबंधित सर्जरी करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जीवन के परिचय के बारे में आप ज़रा 2 मिनट हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा जन्म पटियाला में हुआ और जब हरियाणा बना तो मेरे पिताजी क्योंकि सरकार की नौकरी में थे तो वो हरियाणा में अम्बाला आ गए। तो थोड़ा बचपन मेरा अम्बाला में बीता, जगाधरी में बीता, दादूपुर एक गांव है पास में, वहाँ 5 साल के करीब हम लोग रहे। उसके बाद फिर जींद और जींद से फिर रोहतक। ये मैं हरियाणा में मेरा परिचय है। और रोहतक में जैसे ही मैंने MS अपना पास आउट किया तो बाबा जी थे यहाँ चारनाथ जी मसनाद उसमें, तो मैंने पहले मसनाद नेत्र चिकित्सालय में काम शुरू किया। तो बाबा जी की इच्छा थी कि हम इसे विश्वविद्यालय बनाएं, तो हमने पहले कई सारे कॉलेज बनाए, 27 के लगभग, फिर विश्वविद्यालय बनाया। तो 2012 में वो विश्वविद्यालय बना जो निजी विश्वविद्यालय था। 2018 तक मैंने वहाँ 2 टर्म वाइस चांसलर की पूरी की और जब चारनाथ जी का देवासन हुआ तो मैंने भी उस संस्था को छोड़ा। तो तब मुख्यमंत्री जी का आग्रह था कि मैं एक नया विश्वविद्यालय जो सरकार बना रही है उसके निर्माण में सहयोग दूं, तो उन्होंने मुझे वहाँ का दायित्व दिया गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति का। तो मैं पिछले 3 साल से, अब मेरा 2nd टर्म 1 मार्च से ही शुरू हुआ है वहाँ पर। गुरुजी, ये तो रहा आपका जो जीवन परिचय है। आप इसके साथ साथ समाज कल्याण के ढेरों काम करते हैं। आपने एक नई मुहिम शुरू की है, उसके बारे में। नई मुहिम से मेरा अभिप्राय ये है कि हमने विद्या को अब तक जीविका के साथ जोड़ा है। मैंने अपने विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य भी यही लिखा है, विद्या जीवनाय ना तो जीविकाए, विद्या जीवन के लिए है ना कि जीविका के लिए। तो ये जब समझ में हमें आने लगेगा तो निश्चित रूप से हमारी दृष्टि अपने परिवार के प्रति भी, अपने समाज के प्रति भी और राष्ट्र के प्रति भी बदलेगी। देखिए, इसी के साथ आपने जो शुरू किया है विद्या के साथ कि गाँव के विकास के लिए, जहाँ आज हम एक बात देखते हैं कि अगर कहने लायक बातें हो तो हम कहने को तो हम भाषण लंबा दे सकते हैं, जितना मर्जी दे सकते हैं। सरकार भी अपनी तरफ से योजनाएं बहुत चलाती है, ऊपर से चलाती है कि हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। आप उनकी वेबसाइट्स खोल के देखेंगे तो ढेरों योजनाएं दिखेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो कभी राजीव गांधी ने कही थी बात कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं वो 15 पैसे आता है। हालांकि उसमें मेरे परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि बहुत सारा चेंज ज़रूर आया है, लेकिन ये चेंज वो नहीं है कि आज भी गांव के लोगों को गांव में रहने के लिए वो जागृत कर सके। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो सुविधाएं हैं, चाहे सुविधाएं से मेरा मतलब इन द सेंस कि चाहे पक्की गलियां हैं, पानी के कनेक्शन है, सीवरेज है, और सबसे ज़्यादा जो है कमाई का साधन। आज के समय में लोगों के पास खेती, बहुत कम लोगों के पास, जो 85% से ज़्यादा लोगों के पास अगर कोई खेती करता है तो 1 एकड़ या 1.5 एकड़ के आसपास है, क्योंकि परिवार अब जो विस्तृत परिवार होने लगे हैं। तो ऐसे में हम गांव में किस प्रकार से प्रैक्टिकली ये सोच पाते हैं कि हाँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि गांव के लोग गांव में ही रहेंगे। जैसे आपने एक आदर्श ग्राम योजना सुनी होगी, जैसे आपने कहा कि कागज़ों में चीज़ें रह जाती हैं, पर उसके अंतर्गत काफ़ी कार्य हुए। और जब गाँव को हम मान लो जुलाना ही है, जहाँ हम बैठे हैं, अगर जुलाना रोहतक और जींद से, जैसे आपने देखा सड़क निर्माण हो रही है, बहुत चौड़ी सड़क का निर्माण हो रहा है। अगर सुविधाएं ऐसी मिलेंगी कि जुलाना से रोहतक की जो दूरी है हम 20 मिनट में पूरी कर पाएँ, या जुलाना से जींद की दूरी जो है 20 मिनट में पूरी कर पाएँ, तो मेरा ये मानना है कि क्या कोई फिर रोहतक में या जींद में रहना चाहेगा। और जुलाना में ना केवल सड़क की कनेक्टिविटी, मान लो सीवरेज की व्यवस्था यहाँ उतनी ही हो, मान लो यहाँ पर मेडिकल उपचार की व्यवस्था उतनी ही हो, मान लो कि वहाँ पर शिक्षा के माध्यम भी, स्कूल, एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल तक की लेवल की जो शिक्षा है वो अगर गांव में अच्छी मिले तो क्या कोई गांव से जाना चाहेगा? गांव की आबो हवा को कौन छोड़ना चाहेगा? अपनी जड़ों को कौन छोड़ना चाहेगा? तो मेरा ये मानना है कि यदि हम इस तरफ प्रयासरत हों, आज हमारा बजट का काफ़ी हिस्सा शहरों के विकास में, और शहरी विकास प्राधिकरण भी हमने अलग अलग से बनाए, परंतु गाँव का यदि हम विकास करेंगे, क्योंकि गाँव में भारत बसता है। गांव आज तक, आप मेरे को ये बताओ, गांव कभी
प्रावलंबी थे, स्वावलंबी थे। स्वावलंबी थे। स्वावलंबी थे। गांव का प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी था। आज से 100 वर्ष पहले गांव का कौन आदमी नौकरी मांगने जाता था, आप मेरे को बताओ? कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि गांव में कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे लोगों के। कोई तेल निकालने का काम करता है, कोई कुम्हार का काम करता है, घड़े बनाने का काम करता है। हर तरह के इस तरह के 34 तरह के लोग होते थे। नाई भी है तो नाई भी अपना काम पूर्ण ढंग से कर लेता था, अपनी जीविका स्वयं से बना लेता था। कसाई भी अपनी जीविका बना लेता था। परंतु हमने उन सब छोटे छोटे उद्योगों को ग्लोबलाइजेशन के चलते, ओपन मार्केट के चलते वो लोग नहीं टिक पाएंगे। जो हमारा चरखा उद्योग था, कभी भारत की कपास पूरी दुनिया में यदि कपड़ा किसी ने भी पहना तो भारत के बने हुए कपड़े को पहना। बांग्लादेश की मलमल सबसे दुनिया की नंबर 1 की मलमल गिनी जाती थी। जितने भी राजा महाराजा विदेशों में हुए वो केवल और केवल भारत के कपड़े बने पहनते थे। आज भारत ही दूसरों के बने कपड़े पहनता है। गुरुजी, जहाँ हम इस परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि जो अपने पुराने हैं, देखिए हमने एक जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जैसा कि हम पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, हालांकि टेक्नोलॉजी इतनी होती थी कि हमारे पास आग्नेय अस्त्र तक हुआ करते थे, हम हवाई जहाज तक उड़ाया करते थे और हुआ करता था। लेकिन बात है आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं कि जब सबसे मूल जुड़ाव जो है वो अपनी संस्कृति के साथ है, लोग वही खोते जा रहे हैं। जहाँ संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब एकल परिवार की होने लगी है। गांव में भी बिजली आने लगी है, सुबह ही खाना बना के रख देते हैं तो उनको ज़रूरत क्या पड़ती है, शाम तक फ्रीज आराम से चलता है। गांव बाहर निकल के देखना नहीं होता, क्यों? आराम से टीवी चल रहा है, इन्वर्टर चल रहा है। ऐसे में हम किस विकास की बात करते हैं? क्योंकि ज़मीन है, अक्सर अगर किसी के पास 1 एकड़ ही ज़मीन है, सरकार योजनाएं बनाती है कि हम इतना MSP देंगे, ये फसल करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी आई है, बहुत सारे लोगों को तो आज नुकसान ही नहीं है। हम किसी भी एक किसान के बेटे के पास जाके देखें, किसान के पास, हमारे यहाँ आस परिवेश में बहुत सारे लोग हैं जो किसानी करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कभी वो किसान नहीं बनाना चाहते। हम बात कर रहे हैं कुम्हार की, कि कुम्हार की एक शिल्प का कार होता था, मिट्टी को एक अद्भुत रूप देता था और आज भी उसकी जो चीज़ें हैं वो काम आती हैं। लेकिन अब वो भी नहीं रही, चीज़ें खोती जा रही हैं। जो हमारी कोई लोहार था, अब वो लोहार जैसे मेड इन चाइना मटेरियल आएगा तो वो ख़त्म हो गया। अब वो तो छोड़ो, अगर एक बड़ी फैक्ट्री में कोई मटेरियल बनेगा तो एक छोटे आदमी के पास कौन जाएगा? ऐसे में हम आजीविका को प्रैक्टिकली लोगों को कैसे ये देख पाएंगे? क्या सिर्फ कहने मात्र से हम उनको रोक पाएंगे, या हम उनको ये सुविधाएं जैसे अभी आपके विश्वविद्यालय में भी हैं, तो आप आपके विश्वविद्यालय से क्या ऐसा चेंज करेंगे लोगों की मानसिकता में कि जितने लोग आपके पास आ रहे हैं, अगर वो ग्रामीण परिवेश से हैं तो ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि अगर आप देखिए कि गुरुग्राम है, यूनिवर्सिटी है, उसके आसपास के छात्र बहुत सारे वहाँ आएंगे, वहाँ दिल्ली NCR से भी आएंगे, गुरुग्राम के एरिया से भी बहुत आएंगे, और वहाँ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। लोगों को सबसे पहले आजीविका ज़रूर चाहिए होती है किसी भी काम के लिए। समाज सेवा भी करनी है तो तभी कर सकता है जब उसके पास खुद आजीविका का कोई साधन होगा। ऐसे केस में गाँव में आज के समय जहाँ अधिकतर धरती बंजर होती जा रही है, खेती है जो, अगर किसी ने कोशिश भी की कि जैविक खेती, हम इतने एग्जाम्पल देखते और सुनते हैं कि उसने को अपनी फसल बर्बाद करनी पड़ रही है। हमने बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स मैंने खुद कवर किए हैं। तो वो कहाँ कमी रह जाती है? कमी यहाँ रही कि हमने कभी भी जो अपने यहाँ की शिल्प कलाएँ थी उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं किया। हमने अपने किसान को क्या एग्रो साइंसेस की शिक्षा दी? किसान का बेटा किसान इसीलिए नहीं बनना चाहता ना, क्योंकि उसको एग्रो साइंसेस की टेक्निक नहीं मालूम। अगर हमने उसे वही शिक्षा दी होती, आज इजराइल का उदाहरण ले लो, उन्होंने अपनी खेती को पुनर्जीवित किया। 1 एकड़ में वो हमारे 10 एकड़ के बराबर की खेती कर लेते हैं। आपने कहा ज़मीनें घट रही हैं, क्या हम उस एकड़ में वैसी ही फसलें नहीं उगा सकते? आज क्या केवल धान या गेहूँ उगाना ही ज़रूरी है? आज के समय जैसे जलवायु परिवर्तन आता जा रहा है, मैं इसी एरिया की बात करता हूँ जहाँ आज हम बैठे हैं। आपका जो चरण आगमन हुआ है जुलाना में, तो जुलाना में ही हम देखें कि कितनी सारी ऐसी धरती पे जो बाढ़ग्रस्त एरिया होता जा रहा है। लोगों ने दोहन किया है, नीचे से पानी का बहुत दोहन किया है, और अब वो जब पानी ऊपर से बरसता है तो पानी ऊपर ज़मीन में रहा ही नहीं, या सिर्फ नहरी सिस्टम पे हो गया और थोड़ा बहुत पानी है अभी, तो वो एकदम तो जाएगा नहीं ग्राउंड में जाने में बहुत टाइम लगता है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ लोगों की फसल ही नहीं होती। अब कुछ भी, यहाँ तो किसी की धान होती थी तो बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हो गई जो बंजर हो गई हैं, किसी काम की ही नहीं बची हैं वहाँ पे। नहीं तो यही तो विषय है ना, कि जो ये कुछ हुआ है ये ठीक नहीं हुआ।
विषय भी तो यही है ना कि हम इसको ठीक करने के प्रयास कैसे करें। उसके लिए बैठकर कोई ना कोई तो योजना बनेगी ना। आप एक बात बताओ, 132 करोड़ लोग हैं, क्या भारत के शहर उनको बसा सकते हैं? नहीं बसा सकते ना। आज दिल्ली है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, क्या हालात है वहाँ पे? क्या रहने लायक हैं? अगर मैं कहूँ कि गुड़गांव सही में मैं जाता हूँ, मैं बाय बर्थ दिल्ली से ही हूँ, हम जाते हैं रहते हैं दिल्ली, लेकिन मन नहीं लगता जो मन गांव में लगता है कि सुबह शाम बेशक लाइट भी चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं खोजता ही है ना। तो हम जड़ें खोजने की बात कर रहे हैं कि जड़ों को दोबारा सींचा जाए, जड़ों को दोबारा मजबूत किया जाए, तभी तो ऊपर का पेड़ समृद्ध होगा ना। अगर हम जड़ों को ही छोड़ देंगे तो मेरा आज सिर्फ जैसे हम बहुत सारे हमने यहाँ अपने यहाँ पूरे देश में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि जहाँ सरकारों के और कुछ समाजसेवी संगठनों से कुछ एक गांव में कि वो वहाँ की महिलाओं ने इकट्ठे सामूहिक रूप से कोई काम किया या लोगों ने काम किया। इवन तो तमिलनाडु का एक गांव है वो शहर से भी अप है क्योंकि वहाँ सारी सुविधाएं। उदाहरण है गुजरात का, अमूल का उदाहरण है। महिलाओं ने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के ही तो किया ना सब कुछ। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे जहाँ पर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनेंगी, जहाँ अपने कोऑपरेटिव बैंक्स बनेंगे, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। कोई ये तो है नहीं कि एक दिन में ये परिवर्तन आएगा। अगर इसको बर्बाद होने में 300 साल लगे हैं तो इसको खड़ा होने में भी तो कम से कम 600 साल लगेंगे ना दोबारा। आज अगर मैं और आप कोई पेड़ लगाते हैं, इसलिए नहीं कि मैं और आप उसके फल खाएंगे, आने वाली पीढ़ी उसके फल खाएगी, इसलिए उस पेड़ को लगाया जाता है। हमारी दिशा निश्चित तौर पे भौतिकवादी हुई है, परंतु हमें अपनी दिशा को समाजवादी भी बनाना है, अपनी दिशा को अध्यात्मवादी भी बनाना है, और हमें अपनी दिशा को अर्थ से भी जोड़ना है। ऐसा नहीं कि अर्थ को हम एक तरफ छोड़कर केवल अध्यात्म को अपनाएं। और भारत इसका नतीजा भुगत चुका है, क्योंकि भारत ने केवल अध्यात्म को अपनाया। भारत गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने बुद्ध की करुणा, महावीर की अहिंसा, उनके प्रेम को हमने जोर दिया और हमने अपने हथियार रख दिए। इसलिए तो बाहर के लोग आकर हमें लूट कर ले गए। अगर हमने उसके साथ साथ अपने अर्थ को मजबूत रखा होता, अपने समाज को मजबूत रखा होता, तो शायद ये जो भारत दिशा देने वाला था। मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि हम अपने पुरातन से सीखें, प्राचीन से सीखें, अपनी जड़ें प्राचीन में रखें जो कि बहुत मजबूत थी, और फिर अपनी उड़ान कहीं भी भरें। अगर आज आप भले ही दिल्ली में हो, भले ही गुड़गांव जाते हो, पर आपकी जड़ें तो जुलाना में है ना प्यार जुलाना से। मन रोता है ना जुलाना के लिए। अगर जुलाना की दशा दोबारा से ठीक हो जाए तो क्या आप जुलाना में नहीं आना चाहोगे? क्योंकि यहाँ पे दशा सुधारने के लिए बहुत सारे हैं, जैसे हम खुद से भी लगाते हैं, जो पढ़े लिखे आते हैं खेती में। मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ कि जो आजकल के युवा हैं, आप शुरुआत उनकी हम सिर्फ कहने मात्र से कर रहे हैं या किसी प्रैक्टिकल माध्यम से हम उनकी शुरुआत करें कि हाँ हमने कितने लोगों की लाइफ में चेंज लेके आए हैं? क्योंकि सिर्फ ग्रुप में बनाना, बैठना, विचार विमर्श करना। मैं तो अकेला व्यक्ति हूँ। मैं तो एक विचार की शुरुआत कर सकता हूँ। लोग जुड़ने लगेंगे तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी बनेगी। यूनिवर्सिटी में क्या चेंज आप लेके आना चाहोगे इसी जो ये सोच है इसके लिए? अभी तो मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी में इतना प्रयास किया है कि जो हमारा युवा नशे में, हमारा युवा शराब में, हमारा युवा फालतू की चीज़ों में पड़ा है, उस युवा में जो भटकाव आया है, जो अटकाव आया है, उसको वापस उसका लगाव अपने संस्कारों से लाया जाए। अपने विश्वविद्यालय के लोगों को जो बेसिक हमारे प्रिंसिपल्स हैं स्टूडेंट लाइफ के, वो सिखाने का प्रयास हम हमेशा करते हैं। एक अलग से उनकी क्लास इस बात के लिए चलाते हैं जिसमें उनका भारतीय संस्कारों के प्रति रुझान पैदा हो, भारतीयता के प्रति रुझान पैदा हो, अपने देश के प्रति वो कोई सेवा के कार्य करें। हमने हर बच्चे को एक एक प्रोजेक्ट दिया है कि वो गांव में जाएं, गांव में जाकर लोगों से मिलें, उनकी समस्याओं के बारे में कुछ सुने और फिर उसका समाधान निकालने के लिए। मान लो हमारी जो शिक्षा भी है वो भी आज समाज से जुड़ी नहीं हुई है। उस शिक्षा को फ़ायदा हम समाज को कैसे वापस लौटा सकते हैं? जितने भी थीसिस होते हैं, कोई थीसिस समाज के काम आया आज तक? नहीं आया ना। आप स्वयं प्रोफेसर हैं, आपको भी पता है कि जितनी हम डेजिटेशन सबमिट करें, रिसर्च सबमिट करें, थीसिस सबमिट करें, वो कहीं ना कहीं हमने समाज से बिल्कुल अलग काट दिया उसको। जब तक मेरे नॉलेज की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, जब तक वो किसी ना किसी समाज के काम आने के लिए नहीं होगा जिस समाज ने मेरे को बड़ा किया। मान लो मैं रोहतक मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, रोहतक मेडिकल कॉलेज किससे चलता? समाज के पैसे से। अब वो समाज ने मेरे को पैसा लगाकर डॉक्टर बनाया। अगर मैं अपनी डॉक्टरी पेशे में उस समाज को लुटाने का कुछ काम नहीं करता
तो मैं स्वार्थ हुआ ना मेरा। तो मेरे को इस स्वार्थ से निकल के न केवल अपने बारे में सोचना है, पर कुछ हद तक अपने समाज और अपने देश के बारे में भी सोचना है। ये युवा के अंदर सोच लाने की आवश्यकता है। हमारे साथ थे डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा, जिन्होंने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि हमें ज़रूरत है अपनी जड़ों को वापसी पहचानने की, और जड़ें मजबूत करके बरगद होता है। अगर आप बरगद या पीपल की जड़ें देखें ना, जितना आपको वो ऊपर फैला दिखाई देगा, उससे कहीं ज़्यादा वो नीचे फैला दिखाई देगा, क्योंकि उसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, आप भी अपनी जड़ों से जुड़िए। अपने आसपास जो भी आप चेंज कर सकते हैं करिए, जिसमें चाहे स्वच्छ भारत अभियान की बारी हो तो वो हम अपने से शुरुआत कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो अपना त्याग करके और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, वो जीवन में एक बहुत बदलाव लेके आएगी। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।